So, this is the next topic, changing society, new castes, and the hierarchies. So, as the economy and the needs of the society grew, people with the new skills were required, and the smaller castes और द जातिस इमर्ज विद इन द वर्नास, यानी कि जो आपके ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब्स किए थे या उन्होंने कैटेगराइज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, तो लोगों को 4 वर्ण में बांटा गया था, जिसको आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में फर्दर डिवीजन आने लगे। ठीक है, इसी वर्नास में फर्दर डिवीजन आने लगे, जिसको आपने कहा जातिस। अब ये जो न्यू कास्ट अपीयर हुए थे अमंग इज द ब्राह्मण, सो दे वर द ट्राइब्स एंड द सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अब इसमें लोगों ने अपना स्टेटस दे दिया जातिस, और ये लोग स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स थे, यानी कि जो ये काम, जिस काम में ये माहिर थे, जिन्होंने इस काम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक और ग्रुप बना लिया, जिसको उन्होंने फर्दर डिवीजन कह दिया कि वो अब ये जातिस हैं। तो इसमें कौन है? वो स्मिथ हैं, कारपेंटर हैं, मैशंस हैं। दे वर रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट जाति। वो लोग जो काम करते हैं, जो सोसाइटी में भी इम्पॉर्टेंट है, और they also have their other separate categories. By this the Brahmins now started organizing the society on the basis of jatis rather than the varnas. There is one small notification or somehow a deliberation for a jati in the Tamil Nadu we have seen in a talukka. ओके, ये उदय्यर में मिला है हमें, जहाँ पे हमें ये देखा है कि जो रथ करस थे, यानी कि जो रथ बनाते हैं, चैरियट्स मेकर हैं, उन्होंने भी अपने ऑक्यूपेशन को इसमें डाल दिया। और ये चैरियट्स लोगों, एक तो वुडन का काम भी करते थे और परफॉर्म सेक्रीफाइस भी करते थे, प्लस बिल्डिंग में, यानी कि टेम्पल के मंडपास को और ज्वेलरीज के, किंग के ज्वेलरीज को भी बनाते थे। सो दे स्टार्टेड हैव देयर सेपरेट जातिस एंड दे हैव इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन में लिखा है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि वर्नास में फर्दर डिविजन्स होने लगे थे एज जातिस। Among the Kshatriyas, new Rajput clan become powerful by the 11th to 12th century. क्षत्रिय के ही अंदर एक और क्लेन शुरू हो गया था, जिसको आप कहते हैं जातिस। दे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट लीनेजेस, वो दूसरे पूर्वजों से बिलोंग करते हैं, सच एज हुन्स, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर। Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans comes to be regarded as Rajput. They gradually replaced the older rulers, especially in the agriculture areas. Here, the developed society was emerging, and the rulers used their wealth to create a powerful status. So, जैसे ही आपके क्षत्रियों में नया क्लेन बनने लगा राजपूत, इन लोगों ने ऑक्यूपाई करने लगा एरियाज, फॉर एग्जांपल योर agricultural area and your other settled area. So first of all, here a closer look the goons, the goons. Okay, so they is scattered in an area which is known as Gondwana. Okay, from there they get their names, goons. Okay, they have covered the very vast area of a forest region and the country inhabited by the goons. They practice shifting cultivation. Now what is shifting cultivation? Shifting cultivation वो होता है जहाँ पे आप किसी एरिया के ट्रीज को काट करके उसको फिर जला के जो एशेस बचते हैं, यानी कि जो राख बचती है आग को जलाने के बाद, उसको उसी फील्ड में ही छोड़ देते हैं, सो दैट कि वो एक मैन्योर का काम करे, एक खाद का काम करती है। उसके बाद आप उसमें अपने खेती करते हैं।
और आप उसमें सीड्स डालते हैं। जब तक वो फसल बड़ी हो जाए, बन जाए, पक जाए, आप वहाँ पे ट्राइब रुकती नहीं है। आपने सीड डाल लिया, उसके बाद ट्राइब जो है वो मूव ऑन करने लगती है। फिर 2 महीने में फिर वापस आते हैं, देखते हैं कि वो जो क्रॉप्स है वो तैयार हो गई है, फिर उसका हार्वेस्ट करते थे। और ये एक तरीका था इनको एक समय में ज़्यादा एरिया को भी कंट्रोल करना, प्लस उस पर क्रॉप करना। ये 2-3 फसलें उसमें उगाते हैं, उसके बाद क्या करते थे कि ये एक वो फील्ड को छोड़ देते थे, क्योंकि दे नो कि अगर हम 3-4 पैदावार अगर एक फील्ड में कर चुके हैं तो अब उसकी जो सॉइल की जो प्रोडक्टिव पावर है, जो उसकी खुद की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है सॉइल की, वो कम हो जाती है। तो उसको रीगेन करने के लिए वो फिर उस फील्ड को छोड़ देते हैं, फिर आगे जा कर के दूसरे लैंड को कट करते थे, जलाते थे, और जो घास बचती थी उसको जलाते थे, और उस खाद जो जली हुई घास होती थी उसको एज एशेस होते थे, उसको यूज़ करते थे एज अ मैन्योर, और फिर उसमें सीड लगाते थे, फिर क्रॉप उगाते थे, कुछ महीने वहाँ रुकते थे, फिर ऐसे मूव ऑन करते रहते। इस चीज़ को आप कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो गोंड ट्राइबल ग्रुप थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ही डिपेंड थे ज़्यादा। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो द गोंड लिव इन द वास्ट एरिया एंड दे शिफ्ट एंड द लार्ज गोंड ट्राइब वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स। सो ये जो सोसाइटी या ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये स्मॉलर सोसाइटीज़ या स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड हुए, जैसे आपका कहा जाए तो राजास और राय। अबाउट द time that the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were becoming to dominate a smaller Gond chief. The Akbarnama, a history of Akbar's regime, mentioned the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villagers. So ग्रह कतंगा के समय, यानी कि ये भी एक ट्राइब का ही क्लेम था, ग्रह कतंगा, उनके समय पे उसके पास जो विलेजेस होल्ड करता था या कंट्रोल करता था वो थे 70,000। दैट सिंपली मीन्स कि वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। Okay, now the administrative system of these kingdom was becoming centralized. The kingdom was divided into, so इनकी जो administrative power थी बहुत ही important होने लगी थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जा रही थी, और जो किंगडम था वो इन डिवाइडेड होने लग गया था इनटू ग्रह। अब ग्रह क्या होता है? ग्रह वो होता है जो कंट्रोल पर्टिकुलरली गॉन क्लेम को करता है। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ यूनिट ऑफ 84 विलेजेस। सो ग्रह जो है वो डिवाइडेड होता है आपके 84 किसी भी एक ग्रह में 84, जिसको आप 84 बोलते हैं हिंदी में, उतने विलेजेस होते हैं, और इस 84 विलेजेस में डिवाइडेड होता था बरहॉट यानी 12 विलेजेस में ये फर्दर डिवाइडेड होता था, जिस तरीके से ये हेल्प करता था कि आप किसी ट्राइब को सही से कंट्रोल कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, और बेसिकली ट्राइब को एक सेंट्रलाइज तरीके से वर्क करा सकें, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन हुआ था। The emergence of a large state changes the nature of the Gond society. They are basically equally society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and become more influential. The Gond chief now wishes to be recognized as Rajput. So किस तरीके से गॉन्ड जो है अपनी सोसाइटी को इंक्रीज करने के लिए और फर्दर डिवाइड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस में ब्राह्मण से इन्होंने लैंड ग्रांट लेना शुरू कर दिया, और आगे चल के यही आपके गॉन्ड जो है वो राजपूत में भी कन्वर्ट हुए। सो द अमन दास, द गॉन्ड राजा ऑफ ग्रह कतंगा, assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married a princess Durgavati, the daughter of Salamban, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. सो जिस तरीके से लैंड ग्रांट की जाती थी उसी तरीके से लोग अपनी फैमिलीज़ को भी आगे बढ़ाते थे, जैसे कि आपके अमनदास थे जो राजा थे ग्रह कतंगा क्लेन के। अब ग्रह कतंगा क्लेन के जो राजा
थे उनको एक टाइटल दिया गया था संग्राम शाह। उनके एक बच्चे थे जिनका नाम था दलपत। उन्होंने शादी की थी एक प्रिंसेस से जिसका नाम था दुर्गावती, जो कि डॉटर थी कहाँ की, सलभन, जो कि चंडेल राजपूत राजा थे महोबा के। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट इफ यू रिलेट द फ्लो चार्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, द दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। जो दलपत यानी कि ग्रह कतंगा क्लेन के जो राजा थे अमन दास, उनके जो बेटे दलपत थे वो बहुत ही अर्ली एज में मर गए थे। और उनकी जो रानी थी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल ऑफ स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। तो उनकी जो मदर, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बहुत ही कैपेबल थी और उन्होंने अपने एरिया को रूल करना शुरू कर दिया। उनके बेटे जो थे वो 5-year-old थे जिनका नाम था बीर नयना। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव इन द 1565 असफ खान अटैक्ड द ग्रह कतंगा। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस was put up by the Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. So जब आपकी दुर्गावती वहाँ पे रूल कर रही थी तब असफ खान ने वहाँ पे अटैक किया था ग्रह कतंगा पर, जहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर झेला और दुर्गावती रेदर देन शी सरेंडर, उन्होंने अपना सरेंडर करने से अच्छा उन्होंने मरना पसंद किया और उसी फाइटिंग में उनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। ओके, और ये चीज़ हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन से मिला है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग एनिमल्स की चित्र बनाते थे या पोस्टर बनाते थे। ये हमें मध्य प्रदेश में मिला है, बस्तार एरिया से। ग्रह कतंगा वॉज अ वेरी रिच स्टेट, बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट था क्योंकि ट्राइबल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इनकी जो सोसाइटी थी, इनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड था। It earned a much wealth by trapping and exporting a wild animal to the other kingdom. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of a precious coin and the elephant. सो ग्रह कतंगा के लोग जो थे वो अपने इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने पैसे को अर्न करने के लिए एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट करते थे, एनिमल्स को बेचते थे। जब मुगल्स ने डिफीट किया था गोंड को, तब इन्होंने ग्रह कतंगा से बहुत सारी चीज़ों को लूटा और बहुत ज़्यादा नंबर्स में कॉइन्स और एनिमल्स को भी इन्होंने कैप्चर किया। They annexed a part of kingdom and granted the rest of the Chandra Shah as uncle of Veer Nayanar. Despite the fall of Great Katanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they become much more weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and the Marathas. सो मुगल्स ने क्या किया कि कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ले ली और फिर उन्होंने उनके अंकल जो बीर नैनर, यानी उनके जो बेटे थे 5 साल के, उनके जो चाचा थे, उनको उन्होंने वो एरिया दे दिया और उन्होंने कहा कि आप रूल करिए। तब तक वो सरवाइव भी किए, बहुत देर तक उन्होंने उसको ट्राइब को सरवाइव करवाया, बट धीरे धीरे वो बहुत ही वीकर होने लग गया था। और एट दैट टाइम सराउंडेड एरियाज़ में उनके बुंदेल और मराठास जो स्ट्रॉन्गर थे उनसे, उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया था आपके गोंड ट्राइब्स को। अब बात करते हैं अहोम्स की, ठीक है, ये भी एक ट्राइब है। अब ये ट्राइब कहाँ पे हैं, क्या इनका तरीका है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसे ये डिफीट किए, किस तरीके से इन्होंने अटैक का सामना किया, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर हम अहोम्स की बात करें तो अहोम्स जो है आपके वेस्ट इंडियाज़ में रूल करते थे। ये ट्राइब है जो कि बेसिकली आपकी ब्रह्मपुत्र वैलीज में है, जो कि अभी भी है। 13th सेंचुरी में से अभी भी कुछ आपको ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे मिलेंगे म्यांमार एरियाज़ में। They were created a new state by supporting the older political system of the बुइयांस लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे इन्होंने किसको सपोर्ट करते हुए अपने आप को डेवलप किया, भुइयांस को, जिसको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था। 16th सेंचुरीज़ के समय में यहाँ पे चिटियाज और खोजहाउ एंड सबजस्ट मैनी अदर ट्राइब भी थे। द अहुम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स
सो अहोम्स ने अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। बेसिकली वहाँ पे अदर ट्राइब्स रूल कर रही थी, लेकिन अहोम ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूज़ किया फायर आर्म एज अर्ली एज इन 1530। इन 1660 दे कुड इवन मेक अ हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड द कैनन्स। सो आप समझ सकते हैं कि एक ट्राइबल ग्रुप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहा था। क्वालिटी ऑफ गन पाउडर यानी कि फायर आर्म में जो गन पाउडर या जो चीज़ डालते थे जिससे वो फायर पकड़े या आप अपने आप को डेवलप करें, वो सारी चीज़ें आपके अहोम्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर की। सो यहाँ पे इन्होंने गन पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट से इन्होंने बहुत ही इन्वेजन्स यानी कि आपके बांग्लादेश के तरफ से इन्होंने बहुत सारे इन्वेजन्स देखे जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा लॉस भी हुआ। इन 1662 द मुगल अंडर द मीर जुमाल्स अटैक द अहोम्स किंगडम डिस्पाइट देयर brave defense. The Ahom was defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. तो छोटे छोटे तरीके से जो मुगल्स ने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू किया था, वो डिफीट तो कर रहे थे अहोम्स को, बट कभी भी उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल अहोम्स पे नहीं पाया। अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर पे ये डिपेंड थे। वो लेबर जिनको लाया जाता था और ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर देयर स्टेट वर्क कॉल्ड पाइक्स। सो पाइक्स फोर्स लेबर को कहा जाता है जिनको ज़बरदस्ती लाया जाता था और उन्हें काम भी कराया जाता था। ये कौन से ट्राइब में हुआ करता था? द अहोम्स में। अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन, सो यू कैन सी द माइंड सेट एंड द वेरी गुड थॉट दैट सेंसस, उन्होंने सेंसस भी शुरू किया कि पॉपुलेशन की काउंटिंग करना। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। हर एक विलेज एरिया से लोगों को सेट ऑफ पाइक्स यानी कि फोर्स लेबर को भेजना पड़ता था रेगुलरली इन अ रोटेशन। जिस तरीके से पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरिया वो शिफ्टेड टू अ लेस पॉपुलेटेड एरिया। और यहाँ पे एक और सिस्टम था कि जहाँ एरिया पे ज़्यादा दबाव है लोगों का, मतलब जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ वो लोगों को भेजो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस विलेज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी बैलेंस एक स्टेट बना के चलते थे। अहोम्स क्लेम्स वर दस ब्रोकन अप by the first half of the 17th century and administration become quite centralized। तो 17th सेंचुरी में ये थोड़े से ब्रोक डाउन हुए और इन्होंने अपने आप को सेंट्रलाइज कर लिया एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। Almost all the adult males served in the army during the war. On the other time, they were engaged in building dams, irrigation system, and the other public work. The Ahoms also introduced new method of rice cultivation. So Ahoms were very active. So they have a clear set of work that males always work for the army purpose when there is a war. If there is no war, they used to work in a irrigation dam and public work। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वेरी गुड थिंग दैट इज़ राइस कल्टिवेशन। किस तरीके से राइस की खेती करनी है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू अ क्लेन और अ खेल। तो अहोम्स की जो सोसाइटी है या ट्राइब है वो डिवाइड हुए थे क्लेन में, जिसका नाम इन्होंने दिया खेल्स। दे वर फ्यू कास्ट ऑफ द आर्टिजन्स एंड आर्टिजन्स इन द अहोम्स एरियाज कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे या काम करते थे वो दूसरे किंगडम से ही आते थे। अखेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। तो ये क्लेन्स जो होते थे वो कुछ विलेजेस को भी कंट्रोल करते थे। और पेजेंट्स जो थे वो अपनी लैंड देते थे कम्युनिटी में जो कि उसका यूटिलाइज करते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर करके। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द कम्युनिटी कांस्टेंट। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल थे कि आप किंगडम भी इससे या किंग भी इनसे ये ज़मीन नहीं ले सकते थे। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century। So Brahman increased the temple and the Brahmins were granted land by the king. In the Sip Singh, Hinduism became a predominant religion, but the Ahoms did not completely give up their traditional belief आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुज़म। तो अहोम्स ने अडॉप्ट तो कर लिया था हिंदुज़म को क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, क्योंकि दबाव था बुद्धिज़्म का और ब्राह्मण्स का।
जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट तो किया था, बट अपने खुद के ट्राइबल आइडल को इन्होंने वर्शिप करना नहीं छोड़ा. Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. The theatre was encouraged. Important work of Sanskrit were translated into the local languages. Historical work known as Buranjis were also written first in the Ahom language and then in the Assamese. अहोम सोसाइटीज़ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत ही रिच इन देयर कल्चर एजुकेशन में थे, क्योंकि पोएट्स थे यहाँ पे, और पोएट्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे. यहाँ पे थिएटर बनाए गए थे कि एक समय पे सभी लोग एक परफॉर्मेंस या एक प्ले दे सके. संस्कृत वर्क को ट्रांसलेट किया जाता था अहोम्स की लैंग्वेज में, जो कि उनकी आसामी लैंग्वेज होती थी. एक जो वर्क इनका ट्रांसलेट किया गया है उसका नाम है भुंजीस. सो आप समझ सकते हैं कि आपका जो अहोम सोसाइटी है वो कितना ज़्यादा डेवलप था. अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो मेडिवल पीरियड में हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल ग्रुप का. और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इन्होंने कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया था स्टेट्स में, और कितने ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थे. इनका सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन कितना सेंट्रलाइज था. पॉलिटिकली ये कितने ज़्यादा रिच हो गए थे, पावरफुल हो गए थे. और वर्ना बेस्ड सोसाइटी ने भी इनका कुछ भी नहीं चेंज कर पाए, एज दे वर वेरी मच dedicated to their own tribal society. So this is all about the chapter, and the chapter tell you about the tribes, nomads and the settled communities. किस तरीके से इनका एक्सचेंज होता था सेटल्ड लोगों के साथ. सो आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारे ट्राइबल नाम पढ़े. ओके, खोखर, घाघर, लहंगास, बलोचीज, गद्दीस, नागास, अहोम्स, चेरोस, मुंडास, संथाल्स, कोलीस, ओके, बिहार्स, गोंड्स. तो ये चीज़ है जो आपकी हिस्ट्री में आपको ये भी समझाती है कि वर्ना के अलावा भी लोग जो डिवाइड किए गए थे वो ट्राइब्स में थे. और ये ट्राइबल ग्रुप डिवीज़न में नहीं आते थे, ये ट्राइबल ग्रुप उसमें आते थे जो ब्राह्मण्स ने जो बनाया था वर्ना उस कैटेगरी को नहीं फॉलो करते थे, उनके रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, इसीलिए वो ट्राइब्स कहलाए. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर चैप्टर क्लास, एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड, एंड क्वेश्चन आंसर I will discuss in the PDF file. Thank you class.